सबसे पहले हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा था। सेट के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सेट एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। मतलब सेट क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। सेट का मतलब कलेक्शन, ठीक है, ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। अब सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड हम लोगों ने पढ़ा था। तो हमारा पहला मेथड है रोस्टर मेथड, ठीक है। और दूसरा कौन सा मेथड था, सेट बुल्डर मेथड। हम लोग जब सेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो एक इस तरह से ब्रैकेट का यूज कर रहे थे, जैसे 1 2 3, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट था, यहाँ पे कॉमा था, यहाँ पे कॉमा था, ये वाला ब्रैकेट टाइप का हम लोग यूज करते थे, ठीक है। तो अब देखिए रोस्टर मेथड को कौन सा मेथड कहा जाता है, रोस्टर मेथड को हम लोग लिस्टिंग मेथड भी कहते थे, लिस्टिंग मेथड, या फिर यहाँ पे और लिख सकते हैं लिस्टिंग मेथड। और यहाँ पे सेट बोल्डर मेथड को कौन सा मेथड कहा जाता था, रूल मेथड, ठीक है। आज हम लोग को इन सब की समरी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है बस। जैसे देखिए रोस्टर मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला मेथड, जैसे किसी सेट को हम लोग को रिप्रेजेंट करना हो तो यदि आप कोई सेट दिया हो इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से, तो ये कौन से मेथड में रिप्रेजेंटेड है, रोस्टर मेथड या फिर लिस्टिंग मेथड। और दूसरा है सेट बुल्डर मेथड। इसमें मान लीजिए इस तरीके से कोई सेट दिया हुआ है कि जैसे इस तरीके से है यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ आई, ठीक है। तो ये कौन सा है, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आई। तो ये कौन सा मेथड रिप्रेजेंटेशन है, सेट बुल्डर मेथड या फिर रूल मेथड। इसमें हम लोग रूल को बता देते हैं कि एक्स जो होगा वो किस तरीके से होगा। जैसे आई इंटीजर होगा, मतलब इसमें इंटीजर वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे नंबर सिस्टम होते हैं जिनको रोस्टर मेथड से रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग सेट बुल्डर मेथड का यूज करते हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि रियल नंबर सिस्टम को लेना है, ठीक है। अब रियल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 1 तक पे कितने एलिमेंट आएंगे, बहुत ज्यादा एलिमेंट आएंगे। मतलब यहाँ भी कितना एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी कुछ होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। समझ में आ रहा है, मतलब इसी तरीके से बहुत सारे इसमें नंबर्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे नंबर्स को हम एक सेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। मतलब सेट बुल्डर मेथड से आप ये भी समझ सकते हैं, जिसको हम लोग लिस्टिंग मेथड से नहीं प्रूफ कर सकते, शो कर सकते, उसको हम लोग रूल मेथड से शो करते हैं, ठीक है। रोस्टर मेथड से इसको नहीं शो कर सकते, उसको हम लोग रूल मेथड से शो करते हैं। आई थिंक सेट तो पहले भी क्लियर था, आज भी थोड़ा सा उसका रिविजन हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम उस दिन पढ़े थे एलिमेंट्स के बारे में, इंप्लाइज के बारे में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सेट 1 2 3 है, तो यदि कहा जाए 1 इसका क्या एलिमेंट है, तो 1 इज एलिमेंट ऑफ, ये जो साइन होता है ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब उसी तरीके से हम लोग 5 को ले लिया जाए तो 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ 1 2 3, ठीक है। 5 मतलब इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सेट की में पढ़ेंगे इम्प्लाइज। इम्प्लाइज जैसे इस तरीके से होता है, ठीक, मतलब ये इस साइड का टर्म इस साइड को इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है। अब यही तरीका होता है बोथ इम्प्लाइज का, मतलब वो दोनों साइड में इम्प्लाइज करता है। इसके इम्प्लाइज को कहने का मतलब होता है कि यदि ये तरीका एग्जिस्ट है तो ये तरीका भी, मतलब इधर का एग्जिस्ट है तो ये भी होगा, ठीक है। और इसका मतलब है कि इधर है तो इधर भी होगा, इधर है तो इधर भी होगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे पढ़े थे प्रॉपर सबसेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट के बारे में, सबसेट के बारे में हम लोग पढ़े थे। ये सिंबल था रिप्रेजेंट करने का, जिसका सबसेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका था, ठीक है।
ये कौन सा सबसेट है? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, हम लोग सबसेट के बारे में जब स्टडी कर रहे थे, टाइप ऑफ सेट्स, जैसे टाइप ऑफ सेट्स कितने टाइप के होते हैं? बहुत टाइप के होते हैं, जैसे नल सेट हुआ, प्रॉपर सेट हुआ, प्रॉपर सबसेट हुआ, इम्प्रॉपर सबसेट हुआ। सबसेट का टाइप हो गया इक्विवेलेंट सेट हुआ, पावर सेट हुआ। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे, अब इन सभी को हम लोग को आज रिवाइज करना है। ठीक है, जैसे ये बताया जा रहा था, ये एक सबसेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यदि कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, मान लेते हैं ये सेट ए है, और कोई दूसरा सेट हमारे पास बी है जो इस तरीके से है 1 2 3। ठीक है, तो ये इसके सारे एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा होगा कि बी के ऑल ओवर एलिमेंट जैसे 1 2 3 जो है वो ए में भी फाइंड अप हो रहा है। तो इसलिए हम लोग कर देंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे हम प्रॉपरली सबसेट यूज किए हुए हैं। प्रॉपरली सबसेट यूज करने का मतलब है कि इसके ऑल ओवर के ऑल ओवर एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए इसको ऐसा सेट लिखा गया। अब यदि मान लीजिए यहीं पे मान लेते हैं कोई सेट सी है, सी है जो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि जो सी के सारे एलिमेंट है और ए के सारे एलिमेंट है, ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब हमको यहां पे लिखेंगे सी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू ए। अब यदि मान लिया जाए कि कहा जाए ए इज, जैसे कोई भी क्वेश्चन, आर्बिट्रेरी कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कहा जाए आर इज सबसेट ऑफ पी, मतलब कहा जाए कि आर यदि पी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हो गया? अब न आर के बारे में हमको पता है, ये पता है कि आर जो है वो पी का सबसेट है, लेकिन आर के एलिमेंटों के बारे में नहीं पता है, ना ही पी के एलिमेंट के बारे में पता है कि कितने एलिमेंट है। अब हो सकता है कि इक्वल भी हो सकता है और इसका प्रॉपरली सबसेट भी हो सकता है। तो इसलिए हम इस टाइप के स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखते हैं, आर इज सबसेट और इक्वल टू पी। ठीक है, अब समझ में आ गया? यदि यहाँ पे ये हटा दिया जाए तो इसका मतलब है इसके ऑल ओवर एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा भी एलिमेंट, जैसे यहाँ पे बोला गया। अब यदि इक्वल भी लगा दिया जाए तो हो सकता है ये वाला कंडीशन ये सेटिस्फाई करे। ये क्लियर हुआ? आई थिंक ये सिंबल का भी मतलब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे यदि हम लोग लिखना चाहें फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सी, यहाँ पे देखिए ये जो साइन होता है ये क्या होता है? फॉर ऑल, मतलब सब का सब, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सी। यदि यहां लिखा जाए फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सी इन ए, ठीक है, इसका मतलब हुआ फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ, इस सिंबल का मतलब हुआ कि सी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब ए में है। ठीक है, आई थिंक ये भी चीजें क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग टाइप ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। सेट्स या फिर टाइप्स ऑफ सेट, मतलब सेट कितने टाइप का होता है और उसी के बारे में हम लोग को स्टडी करनी है। पहला टाइप हम लोगों ने पढ़ा था नल सेट। नल सेट को ही हम लोगों ने वाइड सेट कहा था। वाइड सेट या फिर क्या कहा था? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है, ये नेम से भी क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, तो वो कैसा सेट कहलाता है? नल सेट कहलाता है, वाइड सेट कहलाता है। नल सेट कहिए, वाइड सेट कहिए या फिर एम्प्टी सेट कहिए। जैसे इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। एक तरीका सिर्फ हम लोग एक इस तरीके से ब्रैकेट बना के लीव कर देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि ये जो सेट है वो कैसा सेट है? नल सेट है। और एक तरीका है इस तरीके से 5, ठीक है। यदि कोई सेट लिखा हुआ है, मतलब यदि मान लीजिए इस तरीके से बनाया हुआ है, ए जो है वो इस तरीके से है, ठीक है, और जो बी है वो इस तरीके से है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें जो सिंबल है वही बस चेंज किया गया है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है कि जो सेट ए है
वो भी क्या है, एम्प्टी है, और जो सेट बी है वो भी क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है क्या चीज के बारे में, दूसरा टाइप का सेट कौन सा था हम लोग का, इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इक्वल सेट, आई थिंक नल सेट का थोड़ा सा एग्जांपल भी देख लीजिए, फिर जैसे यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, एग्जांपल उस दिन बताया गया था रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का एग्जांपल लेके बताया गया था, जैसे उसका एलिमेंट हो ही ना। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इक्वल सेट, इक्वल सेट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इक्वल सेट का मतलब हुआ कि दो ऐसा सेट जो दोनों इक्वल हो। ठीक है, अब इक्वल सेट के बारे में इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, यदि मान लीजिए कोई सेट ए है हमारे पास 1 2 3 है, और कोई सेट बी है इसमें भी 2 1 3 है, तो ये दोनों सेट कैसे सेट होंगे, ऑब्वियसली इक्वल होंगे। यहां पे फोकस करने वाला ये पॉइंट है कि यदि इसके ऑर्डर को, जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिखा गया है, यहाँ पे 2 1 और 3 लिखा गया है, तो इसके ऑर्डर को जैसे चेंज कर दिया गया, तो इससे चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये दोनों भी कैसे सेट होंगे, इक्वल सेट होंगे। यहां पे हम लोग लिखेंगे A इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये इक्वल सेट हो गया। ठीक है, अब यदि मान लीजिए इसी तरीके से हमने बताया था, यदि कोई C हो, मान लीजिए इसमें एक एलिमेंट है, यहां पे दिख रहा है कि ये दोनों रिपीटेड है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको हम लोग एक बार लिखे या फिर 2 बार लिखे या फिर 10 बार लिखे हैं। ठीक, तो ये दोनों सेट भी जो होंगे, जो C होगा और जो सेट A होगा, ये दोनों सेट भी क्या होंगे, इक्वल सेट होगा। मतलब इन दोनों को भी हम लोग इक्वल सेट ही कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। मतलब सॉरी, दो ऐसा सेट्स, दो सेट में ना कंपेयर करेंगे, 2 सेट 3 सेट 4 सेट। ठीक है, ऐसे जितने भी सेट्स हो, यदि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेट ए है, उसमें ए बी सी है, और एक सेट बी है जिसमें 1 2 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब यहां भी ए है, यहां भी 1 है, इसमें 3 नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, इसमें भी 3 नंबर्स ऑफ एलिमेंट है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं n a इज इक्वल टू n b। इसका मतलब साफ साफ क्लियर है कि ये जो सेट ए है और जो सेट बी है, ये दोनों कैसे सेट है, इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ये बढ़ते हैं, जैसे अब हम लोग जैसे 5 सेट नल सेट के बारे में पढ़े हैं, वैसे ही मान लीजिए किसी सेट में यदि एक एलिमेंट हो तो सिंगलटन सेट हो जाएगा। यदि कोई सेट हो और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो मतलब फाइनाइट हो, ठीक है, मतलब कार्डिनल नंबर हो। ठीक, तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा, ऐसा सेट जो है वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। यदि उसी तरीके से उसका रिवर्स ले लिया जाए कि एक सेट हो, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो वो कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सेट है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स, मान लेते हैं ये सेट ए है, तो n a इज इक्वल टू 3 हुआ। ये 3 एक फाइनाइट है, कार्डिनल नंबर है। ठीक, तो ये सेट कौन सा सेट होगा, इस फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट होगा। और दूसरा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर, हम मान लेते हैं कोई सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर जो 20 से स्टार्ट है, मतलब माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट 0, यहाँ पे माइनस बनाएगा 1 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब वो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, उसको फाइनाइट सेट, और कार्डिनल नंबर जो फाइनाइट हो फाइनाइट सेट, और जो
इनफाइनाइट सेट का मतलब हुआ कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो वो कैसे हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग को आगे पढ़ना है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में हम लोगों ने अंडरस्टैंड पहले भी किया है, लेकिन आज सभी पढ़ रहे हैं, इसलिए जल्दी एक्सप्लेनेशन उसका पढ़ लेते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ कि एक ऐसा सेट जो ऑल ओवर सेट को कंटेन करे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने वेन डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ा था पीछे, तो वेन डायग्राम में ये जो रेक्टेंगल था ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, यूनिवर्सल सेट यू, इसी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते थे, और यही जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें कितने भी सबसेट्स हो, ये ऑल ओवर सबसेट को कंटेन करेगा। ठीक है, जितने भी सबसेट्स हो उन सभी सबसेट्स को कंटेन करेगा। और हम लोग एक चीज और पढ़े थे यूनिवर्सल सेट के बारे में, जैसे 1 डॉट 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 मान लेते हैं 100 तक है, 100 तक है। अब इसके जितने भी सबसेट्स होंगे, लिसन, ये यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब जितने भी इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे वो सब आई थिंक इसी के फॉर्म में होंगे, वो सब इसी के अंदर आएंगे ना, मतलब वो सब इसी चीज का सबसेट होंगे। तो उन सबसेट्स के लिए ये सेट जो है वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से है, क्लियर हो रहा है। तो ये कैसा सेट, इसके लिए ये वाला सेट जो होगा वो कैसा सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग को पढ़ना है सबसेट के बारे में। सबसेट मतलब होता है कोई बड़ा सा सेट, उसका कुछ एलिमेंट को निकाल के उसका एक कलेक्शन बनाया जाता है और वो सेट कहलाता है। ठीक है, और वो सेट जो होता है बड़े वाले सेट का सबसेट कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 जो है मान लेते हैं ये कोई सेट है, इसको ए सपोज कर लेते हैं, तो इसका कुछ नंबर्स निकाल के जैसे बी कुछ निकाल लेते हैं, सेट बनाते हैं 1 2 3। ठीक है, तो ये बी जो होगा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है 2 2 3 3। ठीक है, लेकिन ए वाले सेट में 4 और 5 ज्यादा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो बी है वो ए का सबसेट है। मतलब कह सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे ये साइन यूज किया गया है, ये प्रॉपरली सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपरली सबसेट कहने का मतलब है कि इस बी, मतलब जो सेट बी है उसके ऑल ओवर एलिमेंट जो है वो ए में फाइंड अप हो रहे हैं। ठीक है, और इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि उसमें कंफर्म नहीं रहता है कि उसके ऑल ओवर एलिमेंट उसके बड़े वाले सेट में आ जाएंगे। जैसे यदि ये कहा जाए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, या फिर यहाँ पे हम लोग पी और क्यू भी ले सकते हैं, पी और यहाँ पे मान लेते हैं ये क्यू है। ठीक है, अब ये कहा जाए पी इज सबसेट ऑफ क्यू, इसमें हमको पी के एलिमेंट के बारे में भी नहीं पता है, क्यू के एलिमेंट के बारे में भी नहीं पता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे पी इज सबसेट और इक्वल टू क्यू। तो ये जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है इम्प्रॉपर सबसेट को। ठीक है, अब प्रॉपरली सबसेट में ये हो गया कि बी जो है वो इसका सबसेट है। ठीक है, और इसमें एक फॉर्मूला भी इंक्लूडेड है। जैसे यदि हम लोग देखें कि बी में यम एलिमेंट है, ठीक है, बी में यम एलिमेंट है और ए में पी एलिमेंट है। ठीक है, तो अब यदि किसी सेट, मान लेते हैं कि यहाँ बी को हटा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मान लेते हैं कोई सेट ए है जिसमें पी एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, प्रॉपरली सबसेट, कितने प्रॉपर सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू, जो प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट मतलब इस टाइप का। ठीक है, सबसेट कितना होगा, 2 टू दी पावर n माइनस 2 का रीजन क्या है, जैसे इसका यदि हम लोग मान लीजिए कोई सेट बनाते हैं, जैसे 1 और 2 कोई सेट है। अब इसके सबसेट के बारे में देख लेते हैं, मान लेते हैं कोई R कोई सेट है 1 और 2। अब इसके सबसेट में बारे में देख लेते हैं, तो हो गया इसमें एक सबसेट होगा इसका 5, ठीक है, और दूसरा सबसेट होगा 1, तीसरा होगा 2, चौथा होगा 1 और 2। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ये 5 है और ये जो 1 and 2 दोनों इंक्लूडेड है, ये दोनों क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है R का। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करें अपने फार्मूले से। तो यहाँ पे दो एलिमेंट है 1 and 2, यहाँ पे 2 to the power 2 minus 2, तो 4 minus 2 मतलब 2 इम्प्रॉपर सबसेट इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, और हम लोग पढ़े थे, सॉरी, प्रॉपर सबसेट इसमें इस तरीके से इंक्लूड हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? इम्प्रॉपर सबसेट 1 2 3 4, मतलब इस 5 को भी और इस होल सेट को भी हम लोग को इंक्लूड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट एंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 2 to the power n। ठीक है, आई होप कि ये सब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ते हैं, जो है पावर सेट। जैसे पावर सेट, पावर सेट इसका मतलब हुआ कि किसी भी सेट का जितना नंबर ऑफ सबसेट्स हो उसका कलेक्शन ले लिया जाए। प्रॉपर इम्प्रॉपर उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, जितने नंबर ऑफ सबसेट्स हो उन सबका कलेक्शन ले लिया जाए, तो वही होता है क्या, उसका पावर सेट। जैसे यहां पे मान लेते हैं कोई सेट है 1 2 3। ठीक है, अब ये सेट ए है और यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो पावर सेट है उसको हम लोग P ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और P ऑफ ए में जितने भी इसके सबसेट्स आएंगे, जैसे पहला सबसेट है 5, दूसरा सबसेट है 1, तीसरा सबसेट है 2, चौथा है क्या 3, उसके बाद 1 2, ठीक, उसके बाद 2 3, उसके बाद 3 1, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 1 2 and 3। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा जो ये इसका पावर सेट है वो क्या है, सबसेट्स का कलेक्शन है। मतलब इस सेट ए का जितना भी सबसेट्स है उसी का यदि हम लोग कलेक्ट कर दिया जाए तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पावर सेट को। और ये कैसा प्रॉपर, ये तो इम्प्रॉपर सबसेट है, ये तो प्रॉपर है, ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट इम्प्रॉपर सबसेट है। तो अब हम लोगों ने पीछे पढ़ा सबसेट के बारे में कि कोई सेट हो जिसमें n एलिमेंट हो, कोई सेट हो जिसमें मान लेते हैं ए, मान लेते हैं कोई सेट बी है इसमें n एलिमेंट है, तो कितने नंबर ऑफ उसके सबसेट पॉसिबल होंगे, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। कितने नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल होंगे? 2 to the power n। यदि सिर्फ प्रॉपर सबसेट के बारे में बोला जाए तो 2 to the power n minus 1, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर इम्प्रॉपर सब इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यदि कोई सेट है B, उसमें n एलिमेंट है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स इतने होंगे 2 to the power n। और यहां पे बोला जा रहा है यदि कोई सेट है उसमें कुछ एलिमेंट है तो उसके ऑल ओवर कलेक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा, उसका पावर सेट। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 8। कैसे पता चला? अब यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि कोई सेट है, मान लेते हैं कोई सेट C है जिसमें n एलिमेंट है, then the element of its power set, then the total number of elements in its power set, मतलब इसके पावर सेट में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, पावर सेट। ठीक है, मतलब इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पे टोटली हम लिखा देंगे 2 to the power n। ठीक है, आई थिंक पावर सेट भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से पावर सेट है और पावर सेट के एलिमेंट्स को हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो ये 1 सिंगलटन सेट 1 है, ये क्या है, ये इसके पावर सेट का एलिमेंट है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि जो 1 है वो सिंगलटन सेट 1 है वो ए का एलिमेंट होगा, इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ये ए का क्या होगा, सिंगलटन सेट 1, ए का ये
सबसेट होगा, ठीक है। और ये एलिमेंट किसका होगा, इसके पीए का। जैसे सिंगलटन सेट 1 इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। आई थिंक ये पावर सेट वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। वेन डायग्राम को हम जनरली एक रेक्टेंगुलर इस तरीके से बॉक्स से हम लोग रिप्रेजेंटेड करते हैं, जिसमें यहां पे एक सेट होता है इस तरीके से, ठीक है। और इस टाइप के डायग्राम को, मतलब यदि सेट को हम लोग एक डायग्राम के मेथड से रिप्रेजेंट करें तो वो सेट क्या, तो वो डायग्राम जो है वो क्या कहलाएगा, वेन डायग्राम कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई सेट है जो 1 2 3 4 नंबर एलिमेंट है, ये मान लेते हैं ये सेट ए है, ठीक है। और मान लेते हैं कोई सेट बी है जो 1 2 3 हो, साथ इसको यू मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। इसमें 1 2 3 है, ठीक है। तो अब इसको इसमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है ये यू से रिप्रेजेंटेड होगा। अब ये जो सर्कल है, सिंस यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, प्रॉपरली सबसेट है। तो 1 2 3 इसमें भी दोनों को पॉइंट कर लेते हैं, 1 2 एंड यहाँ पे हो गया 3। यहाँ पे 4 रिमेन है, इसमें नहीं है, तो 4 को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ये हो गया वेन डायग्राम में किसी सेट को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लेते हैं यदि 2 सेट है तो हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 सेट है तो हम लोग एक सेट और यहाँ बना देंगे, इसमें कोई सेट हो जाएगा बी, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग थोड़ा सा नॉलेज लिए थे कि यहाँ पे जो ये वाला एरिया होगा, सिर्फ ये वाला एरिया बता रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी, ठीक है। और ये वाला जो एरिया होगा, बीच वाला पोर्शन, ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला जो एरिया होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी माइनस ए, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट आता है कि यहाँ पे ए माइनस हमने लिखा है, यहाँ पे बी माइनस ए लिखा है, तो यहाँ पे डिफरेंस वाला कंसेप्ट आ जाएगा। डिफरेंस वाला कंसेप्ट का मतलब हो गया, डिफरेंस का भी डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे ए डिफरेंस टू बी, बी डिफरेंस टू ए, मतलब बी का ऐसा एलिमेंट जो ए से दूर हो, बहुत ज्यादा दूर हो। जैसे इस एरिया को हम लोग देख सकते हैं जो इस साइड में सेटेड है, तो यहाँ हम लोग देखा जाए कि जो इस एरिया में कोई भी ए का एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको बी माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका डेफिनेशन हम लोग किस तरीके से लिखे थे, बी माइनस ए का एक्स सच दैट, मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स जो है वो बी का एलिमेंट है एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर, मतलब एक्स जो है वो बी का तो एलिमेंट है, बट एक्स जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और यही जो डिफिनेशन होता है, ये ये डिफिनेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। मतलब ये किस चीज का है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, मतलब 2 सेट का डिफरेंस हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहां पे ये वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट था। वेन डायग्राम में यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सेट बनाया जाएगा, फिर यहाँ पे ये इस तरीके से सेट होगा, इस तरीके से सेट होगा। अब मान लीजिए इसी में हम लोग को थोड़ा सा रिप्रेजेंटेड करना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये एक यूनिवर्सल सेट यू है और जो सेट ए है उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है। अब मान लेते हैं जो सेट बी हम लोगों ने लिया है, बी में ये मान लेते हैं 2 3 4 एलिमेंट्स है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये यूनिवर्सल सेट जो 1 2 3 4 ये तो टोटल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये ए, सेट ए और सेट बी में दोनों में कॉमन एरिया है। अब देखिए सेट ए और सेट बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में है और 3 कॉमन है दोनों में है। तो यहाँ पे एक जगह 2 हो जाएगा और एक जगह 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ए का कौन सा एलिमेंट बचा है, 1 बचा है, तो 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे 4 बचा हुआ है तो 4 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लियर है ये सब, ठीक है। अब इस तरीके से ये वेन डायग्राम फॉर्म में किसी सेट को रिप्रेजेंटेशन
हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम 3, मान लीजिए इस तरीके से 3 से कंडीशन करना है। जैसे यहां पे देखिए, मान लेते हैं ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है और ये कोई सेट सी है। ये ए, बी और ये सी है और ये यूनिवर्सल सेट क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्लियर हो रहा होगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी। लेकिन ये वाला जो एरिया है ये तीनों का इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये वाला एरिया को हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? और ये वाला एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब यहां पे देखिए, इन दोनों का जो है ये टोटल एरिया को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इस सी वाले में से माइनस करना पड़ेगा। अब हम लोग मान लेते हैं इस वाले एरिया को रिप्रेजेंट करना है हम लोग को इस सेट के मेथड से। तो ये टोटल एरिया जो होगा वो कितना होगा? सबसे बड़ा सेट पहले ले लेते हैं सी माइनस। अब देखिए सी माइनस क्या हो गया, सी से हम लोग को क्या चीज घटाना है, ये इतना वाला पार्ट जो है ये हम लोगों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अब इतना वाला पार्ट देख सकते हैं हम लोग कि इसके टोटल यूनियन में भी आ रहा है। यदि हम लोग ए यूनियन बी ले लें तो ये भी हम लोग को ये चीज दे देगा। मतलब ए यूनियन बी से हम लोग यदि सी को माइनस कर दें तो ये रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कल एक एग्जांपल किया था, उस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी ये चीज कॉमन एरिया है जो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, आई थिंक ये सब चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वेव डायग्राम से। हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ऑपरेशन, मतलब नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है जो हम रिवाइज कर रहे थे, ऑपरेशन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब जनरली हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशन ऑफ टू सेट्स में कितने टाइप के, यदि सेट को जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए फिर उसमें कॉमन एलिमेंट निकाला जाए। ठीक है, यदि हम दो सेट को जोड़ देते हैं तो ए यूनियन बी बन जाता है। और ये कौन सा साइन है, मतलब ये क्या कराएगा, यूनियन के फॉर्म में, UNION यूनियन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या होगा, डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे उस बार भी, ए यूनियन बी का मतलब होता है x such that x is element of A और x is element of B। मतलब x ऐसा है कि x या तो A का एलिमेंट है या तो B का एलिमेंट है। ठीक, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 1, 2 है और 3 है, और दूसरा कोई सेट है, यहाँ पे मान लेते हैं ये A है और दूसरा कोई सेट है जो है 3, 4, 5। अब यहाँ पे A यूनियन B देखा जाए तो A यूनियन B का मतलब हुआ कि A और B के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को कंबाइन कर लिया जाए। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये टोटल एलिमेंट्स को कंबाइन कर लिया जाए तो ये क्या बताएगा, A यूनियन B। दूसरा हम लोग पढ़े थे इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेड साइन इस तरीके से था, मतलब A इंटरसेक्शन B, यही था ना। ठीक है, मतलब इसमें अब ये चीज हम लोग पढ़े थे कि इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा, मतलब कहने का कि A में और B में जो कॉमन एलिमेंट होगा उनका कलेक्शन क्या बताएगा, A इंटरसेक्शन B। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू एक्स सच दैट, मतलब x इस तरीके से होगा कि x A में होगा और x जो है वो B में भी होगा। समझ आ रहा है? जैसे A और B का जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई सेट A है वो 1, 2, 3 है और कोई सेट B है जो 3, 4, 5 है। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B को हम लोग समझ सकते हैं, क्या चीज ये बता रहा है A इंटरसेक्शन B को, मतलब A और B में जो कॉमन हो, यहाँ पे देख सकते हैं 3 कॉमन है, 3 को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया दो सेट्स को कंबाइन कर देना, ये हो गया उसमें से कॉमन एलिमेंट ले लेना। अब डिफरेंस के बारे में, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़े हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स,
डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मतलब दो सेट का डिफरेंट जैसे उनका डिफरेंस मतलब एक का एलिमेंट हो तो दूसरे का एलिमेंट ना हो। जैसे a माइनस बी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़े हैं। a माइनस बी मतलब कैसा था, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। जैसे यदि यही वाला एग्जांपल लिया जाए a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं a माइनस बी, इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा एलिमेंट जो b में ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 जो है वो b में नहीं है, मतलब यहाँ पे इस सेट में सिर्फ 1 ही आएगा। इतना क्लियर है। अब हम लोग इसके बाद थोड़ा सा पढ़े थे सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या था? सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब यही था कि a माइनस बी को ले लिया जाए और b माइनस a को यूज कर लिया जाए। तो ये जो बताता है ये सिमेट्रिक डिफरेंस को बताता है और इसको रिप्रेजेंट करने का साइन होता है a सिमेट्रिक डिफरेंस b। ठीक है। अब मान लीजिए थोड़ा सा वेन डायग्राम में भी इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई डायग्राम है, ये सेट A है और ये सेट B है। तो जो हम आप सेटेड करेंगे वही रीजन जो है वो A माइनस बी मतलब A सिमेट्रिक डिफरेंस B को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ये वाला जो टोटल एरिया होगा, यदि सेट A है और ये B है, ये जो सेटेड रीजन है इसमें ये क्या बताएगा, A सिमेट्रिक डिफरेंस B मतलब A माइनस बी और B माइनस A का यूनियन। यदि हम लोग इसको एग्जांपल से डिनोट करना चाहें, मान लेते हैं कोई सेट A है जो 1 2 3 है। ठीक है। और कोई दूसरा सेट B जो है वो इस तरीके से है 3 4 5 है। ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं A माइनस बी। A माइनस बी मतलब A का ऐसा एलिमेंट जो B में ना हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सिंगलटन सेट नहीं 1 एंड 2 भी यहाँ पे तो नहीं है ना। ठीक है। तो 1 एंड 2 को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या चाहिए, B माइनस A, तो B माइनस A को भी निकाल लेते हैं। B है 4 5 और A में है 3। यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है, 3 को हम लोग इरेज कर देंगे क्योंकि ऐसा एलिमेंट लेना है B का जो A से बिल्कुल भी रिलेशन ना रखता हो, मतलब A से दूर हो वो। तो यहां हम देख सकते हैं 4 एंड 5। ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। मतलब हम लोग को ये चीज निकालना है A माइनस बी यूनियन B माइनस A। इसका मतलब है कि इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग को लिखना है। जैसे 1 2 और 4 5, यहाँ पे हो गया 1 2 4 5। अब यही चीज जो है वो बताता है A सिमेट्रिक डिफरेंस B। ठीक है। आई थिंक ये सिमेट्रिक डिफरेंस भी समझ आ गया होगा, वैसे पहले समझ आ गया लेकिन ये तो समझ रही है, इसलिए हम लोग फास्ट चल रहे हैं। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये डायरेक्टली समझ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके अलावा जो भी उसके यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बचे हुए होते हैं वही उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कोई सेट, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, मान लेते हैं कोई सेट A है जो इस तरीके से है A B C D E एंड F। ठीक है। और कोई सेट B मान लेते हैं, इसका यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू A B C D E F G एंड H। ठीक है। मान लेते हैं इसका ये यूनिवर्सल सेट हो गया और ये क्या हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। अब A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है। A का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हो गया कि इस यूनिवर्सल सेट में से इस A के एलिमेंट को हम लोग निकाल देंगे, जितना भी एलिमेंट है उसको सबको निकाल देंगे, फिर जितना भी एलिमेंट बचेगा वही A का कॉम्प्लीमेंट में आएगा। मतलब यहां से क्या हो गया,
जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट का डिफिनेशन पहले देख लीजिए। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया कि मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का साइन ये होता है या फिर ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो डिफिनेशन होता है वो ये होता है x such that x is element of u and x is not element of a। ठीक है, मतलब x जो है वो u का एलिमेंट है, बट जो x है वो a का एलिमेंट नहीं है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a, मतलब उसके यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को जब हम लोग घटा दें तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। यहां से राइट कर सकते हैं a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट कॉमन है, इसलिए इनको हम लोग नहीं यूज करेंगे, सिर्फ हमारे पास बचा है g और h, मतलब a का कॉम्प्लीमेंट में मतलब आ गया g और h। ठीक है, आई थिंक ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। अब यदि हम लोग देखें a का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब a का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करने के लिए बस इसके यूनिवर्सल सेट्स उसको माइनस कर देना है। जैसे a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a का कॉम्प्लीमेंट। इतना क्लियर हो रहा है? मतलब उसके यूनिवर्सल सेट में से उसके कॉम्प्लीमेंट को घटा दिया जाए। यूनिवर्सल सेट इसका ये है, सॉरी ये वाला इसका यूनिवर्सल सेट है, और इसका a का कॉम्प्लीमेंट ये है GH। अब इसके यूनिवर्सल सेट में से कॉम्प्लीमेंट को मतलब GH को निकाल दिया जाए, कितने एलिमेंट बचे? उतना एलिमेंट है, इसलिए उतने एलिमेंट को हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके से A B C D E F। ठीक है, आई थिंक ये यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे GH तक ये रिप्रेजेंटेड हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंटो को देखा, तो यहां से हम डिस्कस कर सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए बी सी डी ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए के इक्वल है, तो यहाँ से क्या मिल गया कि ए इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम मेथड से प्रूव करना हो, तो वेन डायग्राम मेथड से हम ऐसे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेन डायग्राम मेथड से हम लोग कॉम्प्लीमेंट को प्रूफ करना हो तो कैसे देखेंगे? जैसे मान लेते हैं ये कोई यूनिवर्सल सेट U है, ठीक है, और यहाँ पे कोई सेट A है, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसके अलावा जो भी ये सेट रीजन बचता है वो क्या कहलाएगा? A का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला रीजन क्या होगा? A का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली ये आ जाएगा। क्लियर है इतना? और एक और चीज मान लीजिए इसी तरीके से यूनियन इंटरसेक्शन बारे में भी देखना है, तो यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में हम ऐसे देख सकते हैं। तो यहां से हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कोई सेट A है और ये कोई सेट B है, यहाँ पे A रिप्रेजेंटेड है, ये B रिप्रेजेंटेड है, तो ये वाला टोटल किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये टोटल A यूनियन B को। ठीक है, ये मतलब हुआ ये टोटल। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला पार्ट ये रिप्रेजेंटेड होगा A इंटरसेक्शन B, मतलब A और B में जो भी कॉमन एलिमेंट है उनको इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि मतलब दो सेट का प्रोडक्ट करना, जैसे दो सेट या फिर उससे ज्यादा सेट्स का प्रोडक्ट करना, जैसे A क्रॉस B। इसका हम लोगों ने डिफाइन किया था, जैसे इस तरीके से डिफाइन किया था, A B such that A is element of A and B is element of B। ठीक है, ये क्या था? ऑर्डर्ड पेयर था, जहां पे एक ऐसा सेट हम लोग जनरेट करेंगे कि A जो है वो A का एलिमेंट है और B जो है वो B का एलिमेंट है। तो ये जो डिफिनेशन आएगा यही कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं A कोई सेट है 1 2 और B कोई सेट है A B। ठीक है, हम लोग को A क्रॉस B फाइंड करना है। A क्रॉस B मतलब हुआ कि A के एलिमेंट को B के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। A का एलिमेंट पहले 1 को लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इस A से करेंगे, एक ब्रैकेट में 1 का मल्टीप्लाई इसे करेंगे। ठीक, जैसे इस तरीके से
1, A, 1, B, उस तरीके से 2 का A के साथ और 2 का B के साथ, 2, A एंड 2, B। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी को रिवर्स करते हैं, B क्रॉस A, तो यहां पे हो गया A1, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई, यहां पे हो जाएगा A2, फिर यहां पे हो गया B1, फिर नेक्स्ट यहां पे क्या हो जाएगा B2। ठीक है, ऐसे ये चीज होता है। ठीक, और हम लोगों ने एक चीज जाना था कि यदि कोई सेट A हो, मान लेते हैं सेट A है जिसमें n एलिमेंट है और सेट B है जिसमें n एलिमेंट है, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? बोलिए, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? मतलब m क्रॉस n एलिमेंट इंक्लूड होगा इसमें। ठीक है, और यहां पे थोड़ा सा और पॉइंट है, मान लेते हैं कि यदि ये जो m है और ये जो n है ये दोनों सेम है, तो इसके ऑर्डर पेयर में कितने एलिमेंट आएंगे? मान लेते हैं NA इज इक्वल टू n और B में भी जो है n ही एलिमेंट है, तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे? n ऑफ A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे? n इंटू n, मतलब n स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n स्क्वायर एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, आई थिंक आज की समरी टोटल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट का सुन लेते हैं इस सेट का टेस्ट। ठीक है, थैंक यू।